हाय व्यूअर, दिस इज़ हमारा सन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को व्यूअर्स देख रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सिनॉप्सिस को कैसे डेवलप किया जाता है। तो व्यूअर उसके बारे में मैंने ये बताया था कि हम सिनॉप्सिस को मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो हमने बहुत आसान ढूंढा वो ये है कि हम अपनी प्रेमिस लाइन को अगर एक्सपैंड करें तो वी विल गेट आवर सिनॉप्सिस। और ये वो इम्पॉर्टेंट सीन्स हैं जो कि मैंने कहा 8 to 12 सीन्स बनते हैं जो कि आपके स्क्रीन प्ले को फिनिश करते हैं। कोई भी स्टोरी आइडिया आपका जो है इन 8 से 12 सीन्स पर डिपेंड कर रहा होता है, और यही हमने प्रेमिस लाइन में पढ़ा है। और इसलिए ये एक मैजिक लाइन है कि जिसकी मदद से हम अब सिनॉप्सिस भी डेवलप कर सकते हैं। तो भी उस प्रेमिस लाइन को जब हम डिटेल्ड करेंगे तो ये हमारा सिनॉप्सिस होगा। दिस इज़ वन वे टू राइट अ सिनॉप्सिस। और अभी चूँकि मैं सिनॉप्सिस आपको कहा है कि एक और तरीके से भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन फॉर टुडेज़ लेक्चर या अप टू टुडेज़ लेक्चर हम अपनी प्रेमिस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखेंगे। और जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है और वो जानना चाहते हैं कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, वो फिर मेरे पुराने लेक्चर्स को ज़रूर देखें, और ख़ास तौर पर प्रेमिस लाइन कैसे डेवलप की जाती है और प्रेमिस लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कितना क्लियर जो है वो आपका इमेज बन जाता है जब आप एक स्क्रिप्ट को लिख रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, जब मैंने लास्ट क्लास की थी तो उसमें बहुत सारी मुझे ये डिमांड आई कि आप इसको एग्जांपल से ज़रूर बताएं। तो आज हम बेसिकली अपने लेक्चर में प्रेमिस लाइन से जो हमने सिनॉप्सिस के एक वर्कशीट बनाई थी उसको अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। और उसके लिए व्यूअर्स हम एक हॉलीवुड की फिल्म के एग्जांपल को लेंगे। तो व्यूअर्स आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने कहा था कि प्रेमिस लाइन के हमारे जो 4 पार्ट्स होते हैं उस हर पार्ट को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हम अपने सिनॉप्सिस को पहुंच जाएंगे। और यही एक्सपेंशन जो है जो कि 8 to 12 सीन्स ऑलमोस्ट बनते हैं, यही आपकी स्क्रीन प्ले को फिनिश करती है। इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि लिहाजा अगर आपको वो 12 सीन्स पता है किसी भी फिल्म अपने आइडिया के लिए तो आप एक स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया था ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर डेफिनेटली हर राइटर का एक अपना तरीका होता है किसी भी स्क्रीन प्ले को लिखने का। हो सकता है कि बहुत सारे जो राइटर्स जिनका बड़ा नाम भी है, अगर आपकी बॉलीवुड में है, लॉलीवुड में या हॉलीवुड में, वो ज़रूरी नहीं कि इसी मेथड से काम करते हो, लेकिन अगेन आपने एक मेथड ड्राइव करना है। हमने एक दूसरा मेथड ड्राइव किया है, उसमें हमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल जाता है। अगर और कोई चीज़ मिले ना मिले, हमें कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो एक लॉजिक के ऊपर लिख रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले देखते हैं जो हॉलीवुड की एक फिल्म है ग्रीन ग्लव्स, ठीक है, उसके हम की तरफ ही चलेंगे और एज इट इज़ मैं कैरेक्टर्स के नाम को भी लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका प्रोटैगनिस्ट पार्ट क्या है। और हमें पता है कि प्रोटैगनिस्ट पार्ट में जो इनविजिबल जो हमारा स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं हमारा करैक्टर और हमारा कंस्ट्रक्शन, जबकि विजिबल में हमारे पास वही चीज़ जो होती है वो प्रोटैगनिस्ट और हमारा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं। अच्छा, ओके, तो अब इसको मैं बोलूँगा कि हमने प्रोटैगनिस्ट पार्ट कैसे बनाया। When Belfast heavyweight champion Mickey Carey, obsessed with becoming the Northern Ireland area heavyweight champ, he is approached by the present champ Bernie Wilson for the title fight. तो व्यूअर्स, अगर इसमें हम देखें तो क्या हमारा कंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसको हम देखते हैं। जो कि हमने वर्कशीट में बताया था कि सबसे पहले आपने अपना प्रोटैगनिस्ट पार्ट बताना है, फिर आपने बताना है कि कंस्ट्रक्टिंग इवेंट क्या है। अच्छा, प्रोटैगनिस्ट का हमें पता लग गया कि वो मिकी कैरी है। प्रोटैगनिस्ट का हमें पता लग गया कि वो मिकी कैरी है, ठीक है, और उसको अप्रोच किया है जो उस वक्त जो प्रेजेंट जो एक चैंपियन है बर्नी ने, कि हम एक टाइटल फाइट करते हैं। तो इसमें जो कंस्ट्रक्टिंग इवेंट है वो क्या है। कंस्ट्रक्टिंग इवेंट जो होता है, हमें कहते हैं लाइफ लाइन, जो कि कोई भी प्रोटैगनिस्ट उस वक्त अपनी एक लाइफ गुजार रहा हो तो उसको लाइफ लाइन कहते हैं, उधर से आप उसको एक्शन लाइन में ले जाएं। तो मिकी एंड बैन जो कि मैनेजर है मिकी का, उसको अप्रोच किया है बर्नी ने, जो कि इस वक्त एक रेनिंग चैंपियन है, और उसने अप्रोच किया कि आओ हम एक टाइटल फाइट करते हैं। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्टिंग इवेंट। तो एक लाइफ लाइन में
हमारा प्रोटैगनिस्ट जो था वो अपनी ज़िंदगी गुजारा था, एक मामूल की उसकी ज़िंदगी थी, एक रूटीन की उसकी ज़िंदगी थी। उसको जब अप्रोच किया जो कि हमारा चैम्पियन है इस वक्त, जो रेनिंग चैम्पियन है, तो उसके बाद अब अगर आप देखें तो ये एक एक्शन की तरफ बात जा रही है। गोया एक लाइफ लाइन से हम एक्शन लाइन की तरफ अपने प्रोटैगनिस्ट को मूव करवा रहे हैं, और यही हमारा कंस्ट्रक्टिंग इवेंट है, या जिसको कुछ लोग इनसाइडिंग इंसिडेंट भी कहते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अब अप्रोच किया, दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्टिंग इवेंट। तो अब आपने अपनी वर्कशीट में प्रोटैगनिस्ट पार्ट को, जिस तरह कि मैंने अभी कहा, हमने एक एग्जांपल से शो कर रहे हैं। अपने वर्कशीट में आपका जो भी आइडिया है उसमें आप अपना एक प्रोटैगनिस्ट का पार्ट लिखेंगे, और उसके नीचे जब आप अपना एक कंस्ट्रक्टिंग इवेंट लिखेंगे तो उसमें आपने देखना है कि आपके आइडिया में क्या कंस्ट्रक्टिंग इवेंट है, जो कि आप अपने प्रोटैगनिस्ट पार्ट में लिख चुके होंगे। अब उसको अलग से शो करने के लिए हमने नीचे कंस्ट्रक्टिंग इवेंट लिख लिया। ओके, सेकंड, अब इसमें हमारा आएगा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट पार्ट में जो है वो प्रोटैगनिस्ट है और हमारा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है। कंस्ट्रक्टिंग इवेंट का मैंने जिक्र इसमें आपसे कर दिया है, और अब हमारे पास आ गया मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। आप अगर मेरी पुरानी क्लासेस भी देखें तो हमने इसको बड़ा ही डिटेल में बताया कि कंस्ट्रक्शन कैसे प्रोपोर्शनल होता है करैक्टर के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से। तो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट और कंस्ट्रक्शन जो है ये आपके रिदम में रहने चाहिए। तो इस लिहाज से अब जो मेरा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है इस केस में, इस एग्जांपल में वो क्या है? इस केस में हमारा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है इनफिडेलिटी, यानी कि वो ये झूठ बोलने की उसको एक आदत है, लाइंग वो करता है, और ये उसका एक मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है। और जब वो लाइन करता है तो डेफिनेटली वो मैनिपुलेट करता है दूसरों को। जारी बात है, जब आप एक चीज़ को, जब एक कोई अब झूठ बोल रहे होंगे किसी से, अपनी बीवी से, बच्चों से, मैनेजर से, या जिससे भी आप मिलते हैं, तो बेसिकली आप उसके पीछे आपका कोई मकसद होगा, और उस मकसद के लिए गोया आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो ये जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने इनफिडेलिटी को मॉरल ब्लाइंड स्पॉट बनाया। आप अपने आइडिया में खुद देखेंगे कि आपने अपने आइडिया में मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या बनाया है या क्या उसमें बन सकता है। ये आप अपने स्टोरी को, अपने आइडिया को समझकर उसमें इस चीज़ को कर सकते हैं। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट है कि मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को बहुत ज़्यादा टाइम, बड़े गौर से इस चीज़ पर टाइम लगाएं। ये कोई एक सेकंड में करने वाला काम नहीं है। इसी मॉरल ब्लाइंड स्पॉट ने फिर स्टोरी इंजन में जाके घुसना है, आपको पता है, और इसी मॉरल ब्लाइंड स्पॉट ने आपके कैरेक्टर के मोटिवेशंस को बनाना है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड कर रही हैं। तो जब हम स्टार्ट मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मॉरल ब्लाइंड स्पॉट जो है अलोन भी, यानी कि मॉरल कंपोनेंट जो होता है, जिसका हमने 2-3 पार्ट्स का जिक्र भी किया था, मॉरल ब्लाइंड स्पॉट या कंपोनेंट जो है अलोन भी आपकी स्टोरी को स्टैंड अलोन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस बात पे बहुत टाइम देना है और गौर करना है। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन का काम नहीं है, प्लीज़, ठीक है ना। या आप बहुत विजिलेंट हो चुके हो, बहुत आप समझ चुके हो, या अपने आइडिया का आपका घुस चुका हो, आपको अंदाज़ा हो चुका हो कि मेरे करैक्टर का मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, फिर तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसी मॉरल ब्लाइंड स्पॉट ने आपके करैक्टर की मोटिवेशन को चलाना है, और वो जो भी काम करेगा अपने मॉरल ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर करेगा। तो व्यूअर्स, इस केस में हम कहते हैं वो झूठ बोलता है, उसको अंदर ये आदत है वो, और इसी वजह से वो मैनिपुलेट करेगा अपने तमाम फैमिलीज़ को, या आपके साथ जो भी लोग जो एसोसिएटेड होंगे। और चूँकि हमने अपने प्रोटैगनिस्ट पार्ट में कहा कि ही इज ऑब्सेस्ड फाइट के लिए, या वो जो टाइटल फाइट के लिए वो ऑब्सेस्ड है, वो हैवीवेट चैंपियन बनना चाहता है, तो वो ऑब्सेस्ड है। तो ये ऑब्सेस्ड भी, ये ऑब्सेशन भी उसको लाई करने में फ्यूल कर रही है, उसको बढ़ा रही है कि अगर उसने, अगर ना एक चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं और वो चीज़ जो है बज़ाहिर इस वक्त आपकी पोजीशन में, आपकी लाइफ लाइन में वो नज़र नहीं आ रही, एक कंस्ट्रक्टिंग इवेंट आया, एक चांस आया कि जो हैवीवेट चैंपियन था उसने खुद ही आपको कहा कि आओ मेरे साथ एक टाइटल फाइट करो। अब ये जो कंस्ट्रक्टिंग इवेंट था, इस पे उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट जो था उसने बेसिकली अब उसको स्पार्क कर रहा है, और वो क्या है,
झूठ बोलो, क्योंकि लाइफ लाइन में अभी इसकी इजाज़त नहीं है उसको, या वो एक पोजीशन में नहीं है, तो अब वो ये झूठ भी बोलेगा। अभी हम देखते हैं वो झूठ बोलेगा, वो ऑब्सेस्ड है इस फाइट को करने में। तो अब हमारा कंस्ट्रक्टिंग इवेंट जो अपने वर्कशीट में आपको कहा था वो आप लिख लें, और इसके बाद आप मॉरल ब्लाइंड स्पॉट लिख लें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि उस मॉरल ब्लाइंड स्पॉट के अंडर उसका बिलीफ क्या है। इफ पीपल विल गोइंग टू नो द ट्रूथ अबाउट मी, आई विल लूज एवरीथिंग, ये उसका बिलीफ है। और इसकी वजह से जो एक फियर आ रहा है, ये भी हम सारा पिछले लेक्चर करते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ पीछे जाके लेक्चर्स को दोबारा देखें, डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स दिए गए हैं। और अब लेटेस्ट जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने प्ले लिस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा 60 से अब मुझे लिखने पड़ रहे थे डिस्क्रिप्शन, तो वो जगह इतनी नहीं बन रही थी, तो अब मैंने वो प्ले लिस्ट दे दिया है, तो उसमें आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। और मैंने आपका कि फ्रॉम 26 क्लास ऑनवर्ड्स हमारी ये सारी स्टोरी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। अब जो ये फियर है कि लोगों को उसकी हकीकत ना पता चल जाए, क्या एक तो ये कि अभी जो मैं बताने लगा हूँ, जो कि अभी जिसका जिक्र अभी हम करते हैं व्यूअर्स, तो ये फियर के लोगों को उसकी ट्रुथ के बारे में पता चल जाएगा, उसकी हकीकत के बारे में पता चलेगा। इसी फियर को ही उसने अपनी पूरी लाइफ में बैटल करना है। मतलब वो फियर क्या है कि लोगों को पता चल सकता है कि वो कितना वीक है या वो लव करने के काबिल नहीं है। ये उसका बिलीफ था जो अंडर उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट था सिनिंग का, तभी तो वो झूठ बोलता जा रहा है। ये वो झूठ बोल रहा है कि उसको पीछे ये खौफ है, उसको पीछे ये फियर है कि लोग जो हैं उसकी वीकनेस को जान ना जाएं कि वो कितना वीक है या लव करने के वर्दी नहीं है, इस काबिल नहीं है। ये सारी बातें जो उसकी बिलीफ में आ रही हैं, जो फियर में आ रही हैं, अब आपको उसको एक्शन में दिखाना है, जिसको हम इमोरल इफेक्ट कहते हैं। इसमें आप फिर 1-2 लाइन लिखें। इस केस में हम लिख सकते हैं कि मिकी लाइज टू जेन जो उसकी वाइफ है, अबाउट द फाइट, अबाउट हिज टर्मिनल इलनेस, उसको एक टर्मिनल इलनेस भी है जिक्र करते हैं। और उसके अलावा जो लाई अबाउट हिज जॉब, कि मैं बड़ी ज़बरदस्त जॉब कर रहा हूँ, वो भी झूठ है। और इवन वो अपने मैनेजर बेन से भी अपनी टर्मिनल इलनेस का जिक्र नहीं करता। तो अभी देखें इनफिडेलिटी किस तरह हर कैरेक्टर के ऊपर बैठ गई है उसकी, ठीक है ना। तो क्यों वो कर रहा है कि उसको डर है कि लोगों को उसकी वीकनेस का पता चले। तो व्यूअर्स ये पहले हम लेक्चर में कर चुके हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है और समझाना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रहें इन सारी बातों को, और अपने पिछले लेक्चर्स में जाके ये आप देखें। अब व्यूअर्स हम आते हैं सीन्स पर। ये तो आपने चीज़ें लिख ली। सीन नंबर 1 हमारा क्या बनेगा। इस फिल्म में जो कंस्ट्रक्टिंग इवेंट आया वो ये है कि जो मिकी है वो अपने डॉक्टर से मिलता है, जो कि डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारे पास अब चंद साल हैं ज़िंदगी के बाकी, अगर तुम फाइट को रोक देते हो, अगर तुम बॉक्सिंग करते ही रहोगे, तो फिर तुम्हारे पास चंद महीने हैं ज़िंदगी को गुजारने के। तो उस पर वो डॉक्टर से कहता है कि वो इस सच्चाई को उसकी बीवी के साथ उसका जिक्र ना करे, उसकी वाइफ से उसका जिक्र ना करे, वो ना ही किसी को बताए, तो वो बस उसके और उसके दरमियान में रहेगा। तो ये एक और झूठ, एक और इनफिडेलिटी का जिक्र हमारे सामने, और हमारे एक्शन में हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ये सीन नंबर 1 है कि जिसमें हम पहली दफ़ा कंस्ट्रक्टिंग इवेंट की एलिमेंट या व्हाटसोएवर इनसाइटिंग इंसिडेंट को देख रहे हैं। दूसरा सीन में आएगा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट रिवील्ड। इसमें ये वो पहला सीन है कि जिसके अंदर बेसिकली हम ये जान पाएंगे कि उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है। अब मॉरल ब्लाइंड स्पॉट में हम ये देखेंगे कि जो रेनिंग चैंपियन है उसने अप्रोच किया है बैन एंड मिकी को कि वो आए हमारे साथ फाइट करें, और फिर वो बैन और मिकी को अपने सीक्रेट इनर सर्कल में बुलाता है, और इस फाइट को सीक्रेटली जो है प्लान किया जाता है। और ये वो पहला सीन है कि जिसमें हमें उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट यानी कि झूठ का पहली दफ़ा हमें पता चल रहा है, और क्योंकि उसने ये झूठ अपनी बीवी जेन से छुपाया है। तो ये जो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट का जो इनएक्शन आप दिखा रहे हैं उसका एक इमोरल इफेक्ट आएगा, और उसका इमोरल इफेक्ट जो है बेसिकली इन एडिशन टू सीन नंबर 2 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। वो क्या, जेन जो है वो बॉक्सिंग को हेट करती है, और उसने कहा
वो मिकी से कहती है कि हमारी एक डील थी कि 10 ईयर्स में अगर तुम टाइटल नहीं हासिल कर पाओगे, जो कि वो नहीं कर पाता या ऑलमोस्ट नहीं कर पा रहा होता, तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा। जिस पे वो कहता है बिल्कुल, और वो कहता है कि मैं तो जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो जो बिज़नेस के और घर लेने के, मैं तो उसके लिए जॉब कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें तो मैं छोड़ चुका हूँ, उसकी तरफ मैं नहीं हूँ। तो ये एक और झूठ हमें नज़र आता है यहाँ पर कि जो मिकी बोल रहा था अपनी बीवी जेन के साथ। और ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है व्यूअर, क्योंकि यहाँ से वो इमोरल इफेक्ट आया है। तो कहते हैं मैं जो मेरी जॉब है कार डीलर मैं हूँ, और मैं कार डीलिंग कर रहा हूँ, और मैं ऐसी कोई फाइट फूट यहाँ पर उसके बॉक्सिंग को तर्क कर चुका हूँ, और जैसे मेरे तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं है वैसे कर रहा हूँ। तो ये वो झूठ, वो लाई करता है जेन के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है व्यूअर्स। क्यों? इस केस में आपकी क्लोजेस्ट जो शख्स है, वाइफ है, उसके साथ आप झूठ बोल रहे हैं और उस पर आप अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ को उठा रहे हैं। ओके, एक ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिजास्टर कर सकता है। एक चीज़ वो कर ही नहीं रहे और वो आप उसको बता रहे हैं। इसी सीन में एक सीन आप और जोड़ सकते हैं इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब वो विल्सन के साथ अपनी फाइट को हार जाता है, तो उसमें बेन जो कि उसका मैनेजर होता है, उसको भी पहली दफ़ा पता लगता है कि ये मिकी जो है उससे उसकी इलनेस के बारे में उससे छुपाता रहा और वो झूठ बोलता रहा उसके बारे में। ये दूसरा इमोरल इफेक्ट का सीन आया। उसके बाद व्यूअर्स हमारा सेकंड जो पार्ट है वो टीम पार्ट है, और उसमें टीम गोल पार्ट है, जिसके अंदर हम कहते हैं एक डिज़ायर और एक रिलेशनशिप, और उसके अंदर विजिबल हमारे चेन ऑफ डिज़ायर्स और फोकल रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मिकी ज्वाइंस विद बेन जो कि उसका मैनेजर है, अब ये टीम अप हो रहे हैं टू सीक्रेटली प्रिपेयर फॉर द फाइट ऑफ हिज लाइफ। ये उसकी ज़िंदगी को बदल देने वाली है, या आर है या वो पार है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट सीन्स है व्यूअर्स। ये वो नहीं है कि मैं अगर आइसक्रीम खाने एक सीन मैंने डाला हुआ, एक स्विमिंग में जाता नहीं, ये वो सीन्स नहीं हैं। ये वो सीन्स हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं, जो कि 8 से 12 सीन आपके पूरे स्क्रीन प्ले में। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ आपको। यही आपका सिनॉप्सिस भी है। ही इज एक्चुअली हाइडिंग हिज टर्मिनल इलनेस फ्रॉम एवरीवन। तो ये आपका टीम गोल में आप पार्ट में लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये चेन ऑफ डिज़ायर्स भी हैं, तो एक डिज़ायर तो उसको फाइट के लिए, दूसरा वो ये कर रहा है लेकिन वो सेटअप कर रहा है जीन को, उसकी अपनी वाइफ को, कि वो अपना एक बिजनेस सेट कर ले, ताकि अगर वो कल को मर जाता है तो उसकी और उसकी जो बच्चा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो दिस इज़ अनदर डिज़ायर। तो ये चेन ऑफ डिज़ायर इसमें आप डाल लेंगे, लेकिन इसमें एक दो बड़े डिज़ायर जो हैं, जैसे मैंने आपको डिज़ायर में बताया था कि एक मेन गोल होगा और एक लिंक अप गोल्स होंगे। तो इस केस में उसका मेन गोल जो है वो अपनी बीवी के लिए वो पैसा इकट्ठा करके उसको बिजनेस जो है वो लगा कर देना है, या जिसके लिए उसने एग्री किया हुआ अपनी वाइफ के साथ। तो ये उसका मेन गोल है। तो आप अपने मेन गोल में यही लिखेंगे, और फिर उसके जो लिंक्स गोल हैं उसका अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तो उसको आप लिखेंगे। और इस केस में जारी बात है वो क्या क्या हो सकते हैं। इसमें है कि वो जेन को एक सैंडविच शॉप बना कर देना चाहता है, ये उसका मेन गोल है, और उसको उसके फ्यूचर को फाइनेंशियली जो है वो सिक्योर करके देना चाहता है, ये इसका मेन गोल है। अब इसके साथ लिंक गोल हम डालते हैं 3 4 5 जितने भी आपको सही तरह समझ में हो। पहला लिंक है कि वो विल्सन को बीट करे। ठीक है, ये उसका पहला गोल है, और उससे उसको ज़ाहिर बात है जो पैसे मिलेंगे उस दिन जो फाइट के पैसे मिलेंगे वो एक अलहदा है, और वो उसके मेन गोल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि उसने सैंडविच शॉप बना के देनी है अपनी वाइफ को। सेकंड ये है कि वो एक और फाइटर है और रिले उससे फाइट करनी है, उसको हराना है और फिर पैसे हासिल करने हैं, ये उसका सेकंड लिंक हो सकता है गोल का। थर्ड जो लिंक डिज़ायर है उसका वो बड़ा क्रिटिकल है, और उसमें वो एक और बंदा आयरस, उसको ये कन्विंस करवाना है कि तुम शादी कर लेना मेरी बीवी से अगर मैं फाइट के दौरान मर जाऊं। ये उसका थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिंक गोल मैं आपको बता रहा हूं। और फिर वो अपने बेटे, जिसको मिकी जूनियर कह सकते हैं, उसको टीच करना चाह रहा है फाइट करना, कि अगर कल को मिकी यानी खुद वो जिंदा ना हो तो उसका बेटा जो है इस बात को, इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, या वो ऑन इज ओन हो जाए।
तो ये उसके कुछ लिंक गोल्स हो सकते हैं और ये बड़े ब्यूटीफुल और मतलब आप ये देखेंगे सारे लिंक गोल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर इमोशंस हैं, इसके अंदर जो है स्टेक्स हैं, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ों पे आपने गौर करना है। स्क्रीन प्ले लिखना ना बैठ जाएंगे, शुरू हो जाओ जी मैं ना, नो, जस्ट वेट, थिंक। अब देखिए ना, जब आपको ये लिंक गोल्स होंगे, आपके लिए सीन्स डेवलप करना कितना आसान है। आपको पहले गोल्स का तो बताओ और वो गोल आपके मेन गोल से जो है वो लिंक करता हो, इसलिए उनको लिंक गोल्स कहते हैं। तो ओवरऑल डिज़ायर या जो ओवरऑल गोल है वो हमने बता दिया। और ये उसके बाद फोकल रिलेशनशिप में हमें पता है क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटैगनिस्ट के साथ रहता है वो उसका मैनेजर बेन है। तो थ्रू आउट द स्टोरी हम इनका रोल जो अल्टरनेट होता रहता है। तो ये हमारा फोकल रिलेशनशिप है, ये आप लिख लें। उसके बाद अब सीन्स पर आए। सीन 1 में आपने उसका ओवरऑल गोल रिवील करना है। तो इस केस में वो एक फाइट जीतता है और उस फाइट में वो जो जीतता है और उसके बाद वो उसको लेकर जाता है और उस शॉप को कहता है देखो शॉप अभी भी सेल पे लगी और ये शॉप मैंने तुमको ख़रीद के देनी है। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल गोल रिवील हो रहा है। आपको रिवील भी गोल को करना है, इंपॉर्टेंट सीन होता है। और उसके में वो उसको ट्रस्ट में ले लेता है एक तरह का। ये नहीं बताता कि उसने फाइट करके पैसे हासिल किए हैं, लेकिन वो बता रहा कि उसका जो है वो जो कार डीलिंग कर रहा है वो बड़ा अच्छा चल रहा है सिलसिला। और उस सिलसिले में वो कहता है कि देखो अब ये जो है मैं तुम्हें ये खरीद के दूंगा। और फिर इसी तरह फोकल रिलेशनशिप को रिवील करें। फोकल रिलेशनशिप में आप देखते हैं कि वो जो हमारा जो प्रेजेंट चैम्प है वो आके पहले बेन से मिलता है और बेन जो है फिर वो मिकी को बताता है और उसके बाद वो एक सीक्रेट प्लेस पे जाके इस फाइट को जो है वो तय करते हैं कि हम ये फाइट करेंगे। तो ये फोकल रिलेशनशिप रिवील्ड हो गया। उसके अलावा एक और जो इसमें रिलेशनशिप है जो कि लिंक रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, जेन का और आयरस का है। जेन और आयरस का है और उसमें ये बात एक तरह की तय है कि अगर वो फाइट लूज करता है या कोई ऐसा मसला आता है तो वो जो बंदा है वो स्टेप इन करेगा और वो शादी करेगा उसकी वाइफ के साथ। तो ये एक चीज़ हमें और रिवील होती है। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए व्यूअर्स हम इतना रखते हैं। हमने 2 पार्ट्स का जिक्र किया है। हमें अगली क्लास में फिर हम 3rd और 4th पार्ट को करके फिर सिनॉप्सिस को बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा स्लोली लेके चाह रहा हूँ। अगर मैं ये चारों पार्ट्स को करूँगा तो बहुत लंबा ये लेक्चर हो जाएगा, तो लोग नहीं देखते। तो इसलिए इसको हम 2 पे रखते हैं। पहले मेरा ज़हन था मैं 4 करूँ, लेकिन अगेन टाइम लगता है इन चीज़ों को समझाने में। आप इन 2 पार्ट्स पर ज़रा टाइम लगाएं, सोचिए, अपने आइडिया को भी फिट करके देखें। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।